आज का हमारा विषय है एल्गोरिदमिक सिक्के के दो पहलू, यानी आधुनिक युद्ध में एआई का किरदार। चलिए समझते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जंग के मैदान को हमेशा के लिए बदल रहा है। देखिए, बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई अब कोई मामूली टेक्नोलॉजी नहीं रह गई है। ये तो जंग के पूरे तौर तरीके को ही बदल रही है। असल में अब लड़ाई का मैदान एक तरह से एल्गोरिदमिक बनता जा रहा है। पर सोचिए जरा, क्या होता है जब एक मशीन, एक एल्गोरिदम ये फैसला करने लगे कि अगला निशाना कौन होगा? यही वो बड़ा सवाल है जो इस पूरे टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट के केंद्र में है। तो चलिए जंग के इन नए नियमों को समझने के लिए सबसे पहले नजर डालते हैं इजराइल के प्रिसिजन प्लेबुक पर। यहाँ पर एक बहुत ही हाईटेक और डेटा पर आधारित एआई अप्रोच इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अप्रोच का एक बड़ा उदाहरण है लैवेंडर। ये एक ऐसा एआई सिस्टम है जो मास सर्वेलेंस से मिले डेटा को एनालाइज करता है, उससे एक थ्रेट स्कोर बनाता है और फिर इंसानी टारगेट्स की पहचान करता है। और जब हम इस केस की स्केल की बात करते हैं तो वो वाकई चौंकाने वाला है। लैवेंडर सिस्टम ने गाजा के करीब 23 लाख लोगों के डेटा को एनालाइज किया, मतलब लगभग पूरी की पूरी आबादी। इतना बड़ा डेटा कलेक्शन सच में पहले कभी नहीं देखा गया। और इसका नतीजा क्या निकला? पीक ऑपरेशन के दौरान लैवेंडर ने एक दो नहीं बल्कि 37,000 संभावित इंसानी टारगेट्स की लिस्ट बना दी। ये जो रफ्तार है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। सिस्टम की एक्यूरेसी का दावा था 90%, लेकिन हर एक टारगेट को वेरीफाई करने के लिए इंसानी ऑफिसर को कितना वक्त मिलता था? सिर्फ 20 सेकंड। अब जाहिर है इतने कम समय में सही निगरानी को लेकर कई सवाल तो उठेंगे ही। तो लैवेंडर तो इंसानों को टारगेट कर रहा था, लेकिन इसके साथ एक और सिस्टम काम करता था जिसका नाम है बेसोरा। इसका काम था इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना, जैसे इमारतें, मिलिट्री बेस, और ये हर रोज करीब 100 नए टारगेट्स बना सकता था। लेकिन देखिए, एआई का इस्तेमाल सिर्फ हमले के लिए ही नहीं हो रहा। डिफेंस में भी इसका रोल है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है आयरन डोम। ये 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, रडार आने वाले रॉकेट का पता लगाता है। दूसरा, एआई फौरन कैलकुलेट करता है कि वो कहाँ गिरेगा। और तीसरा, अगर वो किसी जरूरी जगह पर गिरने वाला है तभी उसे हवा में ही नष्ट करने के लिए इंटरसेप्टर लॉन्च किया जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये सिस्टम एक साथ कई खतरों से निपट सकता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 5,000 से ज्यादा बार इस्तेमाल में इसकी सफलता दर 90% से भी ज्यादा रही है। मतलब ये काफी असरदार है। तो ये तो हुई एक साइड की कहानी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी ईरान का असम्मित दृष्टिकोण। इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। ये लोग ज्यादातर कॉस्ट इफेक्टिव और अनकन्वेंशनल एआई एप्लीकेशंस पर फोकस करते हैं। ये जो पूरी रणनीति है, इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई देश पारंपरिक हथियारों में ज्यादा ताकतवर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए ड्रोन स्वॉर्म्स और साइबर अटैक जैसी गैर पारंपरिक क्षमताओं का इस्तेमाल करता है। ये जो चार्ट है ये दिखाता है कि ईरान ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए एआई को अपने कमांड स्ट्रक्चर में कैसे शामिल किया है। यहाँ देख सकते हैं, डीप फेक बनाना हो या गलत जानकारी फैलाना हो, इन सब क्षमताओं को एआई से ही मजबूती दी जा रही है। और ये रडार चार्ट तो पूरी कहानी और भी साफ कर देता है। देखिए, कॉस्ट इफेक्टिवनेस में स्कोर है 85 और स्वॉर्म कोऑर्डिनेशन यानी झुंड के तालमेल में 65। लेकिन एआई सोफिस्टिकेशन, मतलब एआई कितना एडवांस्ड है, उसमें स्कोर सिर्फ 45 है। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि उनका फोकस महंगे हाईटेक ड्रोन्स पर नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन्स को एक साथ झुंड में इस्तेमाल करने पर है। हाँ, ये भी सच है कि ईरान के एआई प्रोग्राम की अपनी कुछ सीमाएं हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बैन के वजह से हार्डवेयर की कमी है, दूसरा एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स तक इनकी पहुंच नहीं है, और तीसरा इनके अलग अलग संस्थानों में तालमेल की कमी है, जिससे सिस्टम को एक साथ इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता है। तो अब तक हमने दोनों तरफ की कहानी देख ली। तो बैटलफील्ड पर एआई असल में 2 अलग अलग सिद्धांतों की कहानी है। चलिए अब इन दोनों मिलिट्री एआई फिलॉसफीज का एक आमने सामने का विश्लेषण करते हैं। ये टेबल इन दोनों अप्रोच के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है इजराइल का अप्रोच, जो प्रिसिजन और इंटीग्रेशन पर टिका है, जैसे आयरन डोम, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। दूसरी तरफ है ईरान का अप्रोच, जो एसिमेट्रिक और डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब जो सस्ते ड्रोन्स के झुंड पर निर्भर करता है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि दोनों स्ट्रैटेजीज का सार उनके इकोनॉमिक और ऑपरेशनल ट्रेड-ऑफ्स में छिपा है। एक तरफ महंगे और बहुत ज्यादा सटीक सिस्टम और दूसरी तरफ सस्ते और ठीक-ठाक असरदार सिस्टम। और ये सब हमें आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, द ह्यूमन इन द लूप। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में इंसान का क्या रोल है। अब एल्गोरिदमिक वॉरफेयर से जुड़े गहरे कानूनी और नैतिक सवालों पर ध्यान देते हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस का ये जो कोट है, ये एक बुनियादी कानूनी सिद्धांत को बताता है कि किसी भी मशीन या कंप्यूटर प्रोग्राम को कानून का पालन करने की कानूनी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। आसान भाषा में कहें तो जवाबदेही हमेशा इंसान की ही होगी, मशीन की नहीं। लेकिन असली चुनौती यहीं पर है। जब फैसला लेने का वक्त घंटों से घटकर कुछ सेकंड्स का रह जाए, तो फिर मीनिंगफुल ह्यूमन कंट्रोल या सार्थक मानवीय नियंत्रण बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। एआई की रफ्तार इंसान की निगरानी करने और सही एक्शन लेने की क्षमता से कहीं आगे निकल सकती है। और यहीं पर हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं कि जैसे जैसे एआई जंग की रफ्तार को तेज कर रहा है, क्या इंसानी कंट्रोल उस रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले वक्त में होने वाले युद्धों की रूपरेखा तय करेगा।